1 फरवरी 2026 को बजट आ गया है। इंडिया का बजट है। ये बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? अगर यहाँ तो आप कहीं इन्वेस्टेड हो, किसी प्रकार का कोई पोर्टफोलियो है आपका, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हो शॉर्ट टर्म में, साल 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो ये बजट आपके लिए एक इम्पैक्टफुल बजट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि जितने भी बजट से रिलेटेड कवरेज हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे और प्रिंट मीडिया पे, वहाँ पर या तो बहुत सारा डेटा या बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अवेलेबल है, या फिर क्या है कि पॉलिटिक्स की बातें हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग के डिस्कशंस हैं, या फिर फील गुड नंबर्स हैं, टैक्स की हेडलाइंस हैं। कहीं पे भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है कि इस पर्टिकुलर बजट का कॉर्पोरेट अर्निंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर किस तरह से इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे आने वाले समय में, और एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमको किस प्रकार के सेक्टर्स में, इंडस्ट्री पे अपनी नज़र रखनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, साल 2 साल के लिए, या फिर आने वाले समय के लिए, इस बजट को देखते हुए। तो हम हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो में यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और मेरा वीडियो को लेट लाने का कारण यही था कि एक बार के लिए जो भी नॉइज़ है अवेलेबल कवरेज के हिसाब से, वो एक बार के लिए फ़िल्टर आउट हो जाए, ताकि हम लोग एक रियल बात कर सकें, उनको हमारे काम की बात पता लग सके। सबसे पहले लोग अपने मेन कंटेंट पे आने से पहले, अपनी मेन एनालिसिस पे आने से पहले टर्म्स को समझ लेते हैं, जिससे आपका भी फाउंडेशन क्लियर होगा। टर्म्स जैसे बजट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसके अलावा डेट लेना सही है या गलत है किसी भी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें अपन एक बार के लिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सबसे पहले बजट क्या होता है। एक एग्जाम्पल लो, जैसे आपका घर है, हमारे घर के कुछ खर्चे होते हैं, उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए हम लोग कुछ कमाते हैं। वो कमाई से हम लोग हमारे खर्चे पूरे करते हैं। फिर अगर हमारे पास में कुछ बच जाता है, हमारी कमाई का हिस्सा, उसको कहीं न कहीं या तो इन्वेस्ट करते हैं, या अगर पहले का लिया हुआ कोई कर्जा होता है तो उसको चुकाते हैं या उसका ब्याज भरते हैं। सिमिलरली बजट भी ऐसे ही काम करता है। गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरीज़ देना, पुलिस वालों की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी, या किसी भी प्रकार के आदमी की सैलरी देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना, और उसके अलावा लोन का रीपेमेंट करना, इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना। तो गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं। उस खर्चे की जो सोर्सिंग होती है, उस खर्चे को भरने के लिए जो पूर्ति करनी पड़ती है गवर्नमेंट, वो करती है टैक्सेस से, टैक्स की रेवेन्यू से। उसके अलावा जो कंपनी गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, पीएसयू कंपनीज होती है, उनकी इनकम से। उसके अलावा गवर्नमेंट लीज देती है, गवर्नमेंट अपने ऑक्शंस देती है, उससे जो कमाई होती है, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कमाई से भी अपना रेवेन्यू अचीव करती है। उसके अलावा अगर जो बची कसी कसर रह जाती है, वो पूर्ति होती है बोरिंग्स से। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझने का है, जो गवर्नमेंट बोरिंग्स लेती है, वो दूसरे पॉइंट में आपको समझ में आएगा फिस्कल डेफिसिट में। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का खर्चा है 15 रुपए का, लेकिन गवर्नमेंट का 10 से 12 रुपए का ही रेवेन्यू का सोर्स है। तो जो बाकी बचे हुए 3 रुपए बच रहे हैं, उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। वो 3 रुपए की पूर्ति गवर्नमेंट बोरोइंग्स से करती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बोरोइंग्स लेना या गवर्नमेंट को डेट लेना सही है या नहीं है। देखो, ये सवाल बड़ा सब्जेक्टिव होता है, इसकी एक एनालिसिस होती है, कैपिटल मैनेजमेंट का काम है ये। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो आप 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा रहे हो। 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब उसका ब्याज है 7% या 8%। अब मान लो आप 7 से 8% का ब्याज चुकाते हो, लेकिन जो फैक्ट्री में लगाया हुआ 1 करोड़ है, वो आपको साल का 20 से 25% का आरओआई देती है। तो आपका जो सरप्लस बच रहा है, वो डिसीजन कहता है कि हाँ चलो 1 करोड़ रुपए का लोन लेना वाजिब है। सिमिलरली सेम लॉजिक, सेम कैपिटल मैनेजमेंट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। गवर्नमेंट लोन लेती है लीवरेज का बेनिफिट लेने के लिए और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं कि इस साल 4.3% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, जो बैठा है, जो कि पिछले साल था 4.8% का। गवर्नमेंट ने इस बार हाथ टाइट करा है अपना। ये कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ का इशारा है। बात कर लेते हैं हम हमारी एनालिसिस की, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग की और डेटा पॉइंट्स की। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये 2 सेक्शंस में होगा। इसमें पहला सेक्शन होगा कि जो बजट में दिए हुए डेटा पॉइंट्स है, जो हमारे काम के डेटा पॉइंट्स है, हम पहले उनको कवर करेंगे, और दूसरा फिर हम लोग सेक्टोरियल या फिर इंडस्ट्रियल एनालिसिस करेंगे कि कौन से इंडस्ट्रीज को अपन को देखना चाहिए इस बजट से, कौन सी इंडस्ट्री के फेवरेबल इम्पैक्ट है या कौन सी इंडस्ट्री के एडवर्स इम्पैक्ट है, वो चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा पॉइंट्स की। गवर्नमेंट ने इस साल लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स प्लान किया है। ये पिछले साल से 9% ज्यादा है। अब केपेक्स से प्लान किया है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया है टैक्स पेयर को, या कोई प्रकार की टैक्स रिलीफ नहीं दी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंस्टेंस है वो ये है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेंगे, कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को एक तरह से कन्वीनियंट प्रोवाइड करेंगे, एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट या लो कॉस्ट इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, इवेंचुअली कंपनी एक्सपोर्ट कर पाएगी, अपने प्रॉफिट्स ग्रो कर पाएगी, सैलरीज दे पाएगी, बिजनेस ग्रो करेंगे, और उससे पर कैपिटा इनकम इनडायरेक्ट वे में ग्रो करेगा। और डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला है। अब डायरेक्ट बेनिफिट जब नहीं मिलता है, तो कंजम्पशन स्टोरी थोड़ा डिले हो जाती है। एक
टैक्स पेयर का पैसा अगर टैक्स से नहीं बच रहा है या किसी प्रकार की जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेशन से नहीं बच रहा है, तो वो कंजम्पशन की प्रति शॉर्ट टर्म में तो फेवरेबल नहीं होगा। वो धीरे-धीरे उसकी इनकम बढ़ेगी और फिर जाके हो सकता है कंजम्पशन स्टोरी को जॉइन कर पाए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से ये समझने की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ फेवरेबल है, लेकिन कंजम्पशन एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए फेवरेबल हो सकता है, साबित ना हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस साल प्लान किया है कि लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास का डेट रेज़ करेंगे। ये जो अपन सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे 17 लाख करोड़ के डेट का टारगेट है। अब ये जो डेट का टारगेट ये संकेत दे रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड्स है, वो लगभग 6.5 से 7% के आसपास रहने वाली है, यानी कि स्टेबल रहने वाली है। सेविंग अकाउंट्स या किसी प्रकार का जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ज़्यादा रेट की गिरावट आपको शायद देखने को ना मिले। लेकिन ऑन द अदर साइड जो कंपनीज़ होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है बढ़ जाए। और दूसरा फिर क्या है कि गवर्नमेंट ने इस साल का अपना जो टारगेट है डेट कम करने का, 5 साल के लिए ये रखा है कि आज की डेट में गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी लगभग 56% का है। उसको गवर्नमेंट को कम करके 50% तक लाना है 2031 तक। तो गवर्नमेंट को अपना डेट भी कम करना है, ये टारगेट है। अगर इन्फ्लेशन की बात कर लें तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है लगभग 4% का इन्फ्लेशन। अगर वो इन्फ्लेशन 4% का इन्फ्लेशन एक तरह से हेल्दी है, लेकिन अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हो सकता है कि रेट कट ना हो फिर। तो ये भी एक चीज़ है जो हमको यहाँ पे बजट से समझ में आ रही है। वो आते हैं हम हमारे मेन कंटेंट पे। इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का रीज़न है कि हम लोग को सेक्टर कौन से अपनी नज़र में रखने हैं, किस सेक्टर पे अपन को आने वाले टाइम पे हो सकता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडवेज़ एंड रेलवेज़ का। यहाँ पे गवर्नमेंट का लगभग 3 लाख से 6 लाख करोड़ के आसपास तक का बजट है। तो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने हैं, उसके अलावा 22 इनलैंड वाटरवेज़ बनाने हैं गवर्नमेंट को। तो ये आपका जो बेनिफिट देगा, ये कौन-सी इंडस्ट्री को देगा? ये हो सकता है इंफ्रा बिल्डर्स को, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील, लॉजिस्टिक्स, इन इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करे। तो शॉर्ट टर्म में हमको क्या मॉनिटर रखना है? शॉर्ट टर्म में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू अपन को देख के चलनी है। उसके अलावा इनका जो लॉजिस्टिक्स है, उस कॉस्ट को भी अपन को मॉनिटर करना है। आपको क्रूड ऑयल पे नज़र रखनी पड़ेगी कि क्रूड ऑयल किस तरह से ट्रेंड दे रहा है, फेवरेबल है, लो कॉस्ट है, उस हिसाब से ये एक चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। अब देखो ये अभी मैं 4-5 सेक्टर्स और आने वाले इस वीडियो में सेक्टर्स की बहुत बात करने वाला हूँ। इसको एक तरह से सत्संग के जैसे मत लेना, क्योंकि क्या है कि सेक्टर के अगर आप कमांड पकड़ लोगे, अब जैसे मान लो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कंपनी मिल जाती है, तो ₹1 की कंपनी है, उसको वो आपको कंपनी 25-30 पैसे में मिल रही है। अगर आप वो कंपनी को कैप्चर कर लेते हो, तो आपकी वेल्थ बनने की बड़ी-बड़ी गुंजाइश है, साल 2 साल में आपकी आपकी जो कैपिटल है वो मल्टीप्लायर हो जाएगी। तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि साल डेढ़ साल से मार्केट चली नहीं है, और फिर अगर आपको इंडस्ट्री की पकड़ आ जाए आने वाले साल में और आपको कोई अच्छा शेयर मिल जाए, अच्छा स्टॉक मिल जाए, ₹1 का स्टॉक है जो आज 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। ये जो सेक्टर वाली वीडियो है, ये हो सकता है आपके सेक्टर वाला जो सेक्शन है, वो हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये असली पैसा बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अपन ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर भी फेवरेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है एमएसएमईज पे, स्मॉल बिजनेसेस पे, कुछ फीमेल्स के लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्कीम लेकर आए हैं। तो वो सारी चीजें क्या होता है कि एमएसएमई क्रेडिट्स को बढ़ाएगी, जो स्मॉल लोन्स होते हैं उनको बढ़ाएगी। तो इससे एक तो स्मॉल लोन्स को, प्लस उसके अलावा इंफ्रा लेंडिंग को। तो जो बैंकिंग कंपनीज है जिनका पोर्टफोलियो स्मॉल बिजनेसेस पे या फिर इंफ्रा स्पेंडिंग पे काम करता है, उनके लिए ये चीज हो सकता है फेवरेबल साबित हो। अगर ऐसी कोई बैंक मिलती है तो उनको देखना चाहिए। और ये जो स्टोरी है, ये आने वाले 6 से 12 महीने की स्टोरी है। तो ये एक तरह से लिक्विड स्पेस है देखा जाए तो। फिर आता है आपका डिफेंस और एरोस्पेस। तो डिफेंस में गवर्नमेंट ने इस साल 15% का बजट बढ़ाया है। तो आपको मल्टी ईयर विजिबिलिटी देखना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस स्टैंस को इंक्रीज किया है। तो हो सकता है डिफेंस कंपनी और ये जो एरोस्पेस की जो कंपनीज हैं, उनको बेनिफिशियल मिले। बहुत सारे पीएसयू, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। अगर आपको लगता है कि अपनी रेट से, अपनी वैल्यूएशन से सस्ती हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो ये टेलविंग उसको हेल्प कर सकता है। उसके अलावा पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें, तो वहां पर भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट ने इस साल रिन्यूएबल एनर्जी में 30% का इंक्रीज किया है। आपका एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे व्यू होना चाहिए, क्योंकि ये 2-4 साल की स्टोरी, मतलब इसमें 2-4 साल का टाइम फ्रेम अगर लेके चलोगे तो ही दिमाग लगा पाओगे। आप 2-4-5 महीने का लेके चलोगे तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सके। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम, यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर में पुश किया है। रेयर अर्थ माइनिंग में जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे हो सकता है बेनिफिट हो। ये भी अगेन लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लॉन्ग टर्म थीम है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है, फिर अपन ने एमएसएमई की बात करी थी, तो यहाँ पर जो कंपनीज एमएसएमई को केटर करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी पेमेंट गेटवे का काम करती है, या कोई कंपनी एमएसएमई के लिए जैसे कोई कोई ना कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो एमएसएमई के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पे एमएसएमई को अपने बायर और सेलर्स की अच्छी एक्सेसिबिलिटी मिलती है। तो वो पर्टिकुलर कंपनी भी हो सकता है कि एमएसएमई के टेलविंग का बेनिफिट उठा पाए। उसके अलावा रियल एस्टेट का भी एक तरह से व्यू है। गवर्नमेंट अर्बन जो सिटीज हैं उसमें ग्रोथ के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो एक वहां पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो अगेन
यहाँ पर भी ये एक नया ग्रोथ थीम हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपको अपना शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलना पड़ेगा, एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मोटा-मोटी बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर है, हेल्थ फार्मा एक फेवरेबल है, उसके अलावा जो एफएमसीजी है, एफएमसीजी में देखो मैं अगर बात करूँ तो ये एक तरह से हेडविंड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपका गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट पैसा अभी टैक्स पेयर की पॉकेट में नहीं गया है। जो पिछले साल जीएसटी में रिफॉर्म्स किए थे, वो हो सकता है कि 5-6 महीने तक वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन अभी क्या है कि अभी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने के चक्कर में हो सकता है कि वो उसको ग्रोथ ना मिले एफएमसीजी को, फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगेन अगर इनडायरेक्टली टैक्स पेयर या इनडायरेक्टली सिटीजन्स के पास में इनकम आती है, पैरिटी बनती है, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ होती है, तो वो खर्चे भी करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में एफएमसीजी को उसका बेनिफिट मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो हेडविंड की तरह काम करेगा। वो एक तरह से रुकावट बन सकता है। और फाइनली मेटल कमोडिटीज में गवर्नमेंट का फोकस है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ मेटल्स में ड्यूटीज को रिलीफ दिया है, उसमें जो रिलीफ था उसको एक्सटेंड किया है कमोडिटीज के अंदर भी। वहां पर भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जीज में काम आने वाली चीजें हैं, तो आप उसमें भी दिमाग लगा सकते हैं। एंड फाइनली गवर्नमेंट ने बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल से फेवरेबल या स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ाया है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड मार्केट है उसको थोड़ा सा स्टेबल रखने की या फिर स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करी है। अब देखो हमको 4-5 चीज़ें जो है वो बेसिकली देख के चलनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है, आपको कैपेक्स एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स बोला है, वो कितना अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट ग्रोथ, जो एमएसएमईज या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जाने वाला है, इन्वेस्ट होने वाला है, आपको वो पर्टिकुलर ग्रोथ को मॉनिटर करना पड़ेगा। एफपीआई का पैसा किस तरह से, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह से फ्लो हो रही हैं, आपको उसको ही मॉनिटर करना पड़ेगा। साथ ही कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, या फिर यूएस की जो रेट्स हैं, जो उसके अलावा आपकी जो टैरिफ्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैटर करेगी। ये सारी चीज़ें भी आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। उसके अलावा क्रूड ऑयल, तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हो सकता है आपके लॉजिस्टिक्स के खर्चे बढ़े, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो ये 4-5 डेटा पॉइंट आप मॉनिटर करते हुए इन पर्टिकुलर सेक्टर की जो एनालिसिस है उसको एक बार देखते हुए, अगर आपको कोई उस सेक्टर में कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको लगता है कि रेटो उसकी सही रेटों पे है आज, या सस्ता मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसका एक टेलविंग मिलेगा ही मिलेगा। अगेन ये मेरी तरफ से कोई राय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो फैक्चुअल डेटा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे क्या डिसीजन बनता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये कंप्लीट एक बजट के अराउंड एक वीडियो था। मार्केट की लेंस से हमको बजट को कैसा देखना चाहिए, मैंने हो सकता है आपको वो दिखाने की कोशिश करी है। आपका इस पे एक अच्छा डेटा पॉइंट, एक अच्छी कवरेज आपको मिली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। सही गलत बताना मेरी जिम्मेदारी है, उस पर क्या डिसीजन लेना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्क एपेटाइट अपनी कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।